दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए क्लास 11 का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को खराब किए स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो बात की जाए सबसे पहले, जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत एक बहुत पुरानी सभ्यता है और यहाँ पे बहुत से फिलोसोफर हुए थे जिन्होंने काफी कुछ आपको डिटेल्स या नॉलेज दी है। ऐसे ही एक फिलोसोफर थे महर्षि कणप। जी हाँ, कौन थे? महर्षि कणप। तकरीबन 400 बीसी के अराउंड एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कणप। तो महर्षि कणप ने उस समय कहा था, उस टाइम उन्होंने बताया था कि अगर हम किसी भी मैटर को डिवाइड करना स्टार्ट करें तो मैटर को डिवाइड करते करते हम एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंचेंगे या एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां पे हमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उस समय मैटर को पदार्थ के नाम से जाना जाता था और उन्होंने कहा था कि अगर हम पदार्थ को डिवाइड करते करते चले जाएं तो हमें बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और उन्होंने इसी पार्टिकल को नाम दिया था एटम। जी हाँ, हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहे हैं आज। तो एटम की डिस्कवरी के बारे में बताया जाएगा, एटम की स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा। इसी बात को प्रूव करते हुए एक और आपके ब्रिटिश साइंटिस्ट थे या ब्रिटिश फिलोसोफर थे जिन्होंने भी यही सही सेम बात कही। उन्होंने भी कहा कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते हैं तो मैटर को डिवाइड करते करते एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंचेंगे जहां से मैटर डिवाइड होना बंद हो जाएगा। ये वो सिचुएशन होगी जहां पे मैटर अपने सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे आ जाएगा और यही पार्टिकल क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। जी हाँ, आज हम इसी एटम की बात करने वाले हैं जिसको डाल्टन ने भी एक्सप्लेन किया था। उसी के ऊपर उन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बनाई थी। यही एटम हमारे महर्षि कणप ने 400 बीसी के अराउंड पहले ही बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटम्स की आगे की कहानी। तो महर्षि कणप की बात को सपोर्ट करने के लिए हम महर्षि कणप की ही तरह जो महर्षि कणप ने कहा वही ग्रीक साइंटिस्ट या ग्रीक फिलोसोफर्स ने भी कहा था, जिनमें उनके नाम थे ग्रीक फिलोसोफर्स डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस। जी हाँ, इन दोनों ने ही इसको नाम दिया आपका एटम। तो एटम जनरली जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। आपका ये जो एटम है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है एटोमिया। इसमें ए का मतलब होता है अन, टोमियो का मतलब होता है कटेबल या डिविजिबल, जिसको काटा ना जा सके, जिसको डिवाइड ना किया जा सके। यही मतलब है आपके एटम का। तो एटम जनरली क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट थिंग होती है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यही कहा था आपके इन दोनों ग्रीक फिलोसोफर्स ने और हमारे इंडियन फिलोसोफर्स महर्षि कणप ने। यही मीनिंग है बिकॉज एटम एक क्या है? ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड किस वर्ड से लिया गया है? ये एटोमिया। इसमें एटोमिया का मीन होता है अनकटेबल या नॉन डिविजिबल। ये आपके एटम का मीन है इन ग्रीक वर्ड्स में। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की पहली थ्योरी, जी हाँ, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इससे हमें पता भी होना चाहिए कि इसकी पहली थ्योरी जो दी गई थी वो 1808 के अराउंड दी गई थी एक ब्रिटिश स्कूल टीचर ने। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 1808 के अराउंड एक ब्रिटिश स्कूल टीचर ने, जिनका नाम था जॉन डाल्टन। जी हाँ, 1808 में ब्रिटिश स्कूल टीचर ने जिनका नाम था जॉन डाल्टन, उन्होंने एक थ्योरी दी थी स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में। उस थ्योरी का नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जी हाँ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो एक बार मैं जल्दी से बताना चाहूंगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने क्या बताया आपको स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी, डाल्टन ने बताया था कि मैटर जिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, हाँ जी, वो अल्टीमेट स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिससे मिलकर मैटर बना हुआ है उसका नाम है एटम। जी हाँ, इस थ्योरी को, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को 19वीं सेंचुरी में बहुत माना गया। बहुत लोगों ने इसे मान सम्मान दिया, इसकी स्टडी की। लेकिन 19वीं सेंचुरी की लास्ट में और 20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में कई साइंटिस्टों ने इस थ्योरी को वेरीफाई करने की कोशिश किया, इस थ्योरी में काफी स्टडी की और उन्होंने पाया कि एटम की जो स्ट्रक्चर होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स होती है। कहने का मतलब, उनका कहना यह था कि एटम के अंदर भी कुछ ना कुछ जरूर होता है जिससे मिलकर ये बना हुआ है। देन 20वीं सेंचुरी के अराउंड इसको भी बताया गया और ये राज खुला कि एटम के अंदर भी और छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इन्हीं पार्टिकल्स को फर्दर कहा गया कि यही एटम को बनाने वाले मेन पार्टिकल्स हैं, इसीलिए ये पार्टिकल्स क्या हैं? आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यानी कि
एटम की स्ट्रक्चर के जो मेन पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इसीलिए इनको नाम हमने फंडामेंटल पार्टिकल दिया। बात करें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, यानी आपका अगला टॉपिक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बहुत पुराने टाइम से ही सभी लोगों को या हम लोगों को मैटर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में पता था कि मैटर में भी इलेक्ट्रिकल नेचर होता है, और इसी चीज को सबसे पहले बताया था 1830 के अराउंड माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने जब इसके बारे में बताया तो उन्होंने प्रूफ किया कि मैटर के अंदर भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, और इसको उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके साथ साथ माइकल फैराडे ने अपने इस ऑब्जर्वेशन को, अपने इस एक्सपेरिमेंट को समराइज किया। समराइज करने के बाद उन्होंने दो लॉ दिए, और इन्हीं लॉ को हम जानते हैं लॉ ऑफ फैराडेज के नाम से, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे एंड सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। इसके साथ साथ माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट की बदौलत ही सभी लोगों को पता चल पाया रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैटर। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी और मैटर के रिलेशनशिप को बताने के लिए माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल रहा, और इसी की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी और मैटर के रिलेशनशिप को जान पाए। पहली बार ये हमें पता लगा रिलेशनशिप इलेक्ट्रिसिटी एंड मैटर। इसके साथ साथ तकरीबन कुछ टाइम बाद एक स्टोनी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जिस तरह करके मैटर मिक्सअप हुआ है, यानी जिस तरह करके मैटर बना है, इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी भी बनी है, यानी इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और इन्हीं पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। फर्दर 19वीं सेंचुरी के एंड में इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी आपके सर जे थॉमसन ने विद द हेल्प ऑफ कैथोड ट्यूब और डिस्चार्ज ट्यूब की हेल्प से। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को बताने के लिए हम आपके लिए सर जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को बताना चाहेंगे कि किस तरह करके उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए सर जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट को हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। बिकॉज इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सर जे थॉमसन ने एक ट्यूब का यूज किया था, और इसी ट्यूब का नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। ये ट्यूब कुछ इस तरह की होती है। हालांकि मेरी ड्राइंग काफी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा आपको ज्यादातर चीजें समझाने के लिए। ये आपकी कांच की बनी हुई एक ग्लास रॉड होती है, यानी कि ग्लास ट्यूब होती है, जिसको हम हाईली वोल्टेज करंट से कनेक्ट कर देते हैं। इसके अंदर, इस कांच की ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक ये और एक ये, यानी कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है जी। इसके साथ साथ इस ट्यूब में प्रेशर को रिलीज करने के लिए वैक्यूम की भी हेल्प ली जाती है। तो ये आपका वैक्यूम पॉइंट है, जहां से आप प्रेशर को रिलीज कर सकते हैं। कुछ इस तरह करके ये डिस्चार्ज ट्यूब होती है। इसमें आप देख सकते हैं दो इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं। ये दोनों आपके इलेक्ट्रोड हैं, जो निगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इनको एक वायर की हेल्प से हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है। इसके साथ साथ ये दोनों आपके वैक्यूम प्रेशर को रिलीज करने के काम आते हैं। उन्होंने इस ग्लास की ट्यूब को, जिसका नाम डिस्चार्ज ट्यूब है या फिर इसको क्रुक्स ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है, इसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया और ऑब्जर्व करने की कोशिश की। पहले उन्होंने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की और देखा कि इसके अंदर कोई भी आपको वर्क नहीं होता दिखाई दिया। देन उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके अंदर उन्होंने एक गैस फिल कर दी, यानी कि कुछ इस तरह करके उन्होंने एक गैस फिल कर दी। तो आप लोग जानते हैं कि गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं। तो जे थॉमसन ने भी बताया कि गैस जो होती है वो अपने नेचर में इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती है, लेकिन अगर इसी गैस के प्रेशर को हम रिड्यूस कर दें, यानी गैस के प्रेशर को हम कम कर दें, तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, इसके पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं। पार्टिकल्स के पास पास आने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर्स हो जाती है। देन उन्होंने जब पहली बार इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर कोई भी हलचल नहीं है। फिर उन्होंने इसके अंदर एक गैस डाली। गैस डालने के बाद भी उन्होंने देखा कि तब भी उसकी कोई हलचल नहीं है, बिकॉज गैस के पार्टिकल्स काफी दूर दूर थे। और जब गैस के पार्टिकल दूर दूर होंगे तो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक इलेक्ट्रिसिटी आने के लिए चाहिए होगा मीडियम। जब गैस के पार्टिकल्स दूर दूर है, कोई मीडियम भी नहीं है इस इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए। देन फर्दर उन्होंने क्या किया, इसके प्रेशर को रिलीज किया विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम्स। जब इसके प्रेशर को रिलीज किया तो उन्होंने पाया कि गैस के पार्टिकल्स पास पास आ गए हैं और इलेक्ट्रिसिटी एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो होने लगी है। फर्दर उन्होंने इसके प्रेशर को और रिलीज किया। रिलीज करने के बाद उन्होंने देखा कि अब जो इलेक्ट्रिसिटी रिलीज हो रही है, पहले वाले एक्सपेरिमेंट में जब उन्होंने प्रेशर रिलीज किया था तो यहाँ पे उन्हें कुछ लाइटनिंग दिखाई दी।
दोबारा उन्होंने एक्सपेरिमेंट में प्रेशर रिलीज किया तो यहाँ पे अब ये लाइटनिंग का जो अमाउंट था वो कम हो गया। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, पीछे इसके एक होल किया और होल करने के बाद इस हिस्से को उन्होंने कोट कर दिया, यानी कोटिंग कर दी, इस पे एक पेंट कर दिया एक मटेरियल का जिसका नाम था ZnS जिंक सल्फाइड। ये जो मटेरियल था इसकी हेल्प से उन्होंने क्या, इस लाइटनिंग को पता करने की कोशिश की। फिर से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, इलेक्ट्रिसिटी दी गई गैस के अंदर लोअर प्रेशर में, देन उन्होंने देखा कि इसके पीछे जो कोटिंग की थी उन्होंने इस इलेक्ट्रोड के पीछे, अब यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है। ये हिस्सा क्या कह रहा है, जहां पे स्पार्किंग हो रही थी, फ्लोरीसेंस। ठीक है जी, इस हिस्से को मैं लिख देता हूं एक बार, ये उन्होंने कोटिंग की ZnS मटेरियल से, तो ये कहलाया फ्लोरीसेंट। ये फ्लोरीसेंट मटेरियल होते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन्स को पता करने में हेल्प करते हैं कि किस तरफ आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। ये जो पेंटिंग की थी वो ZnS मटेरियल की थी, ये ZnS मटेरियल आपका क्या था, फ्लोरीसेंट मटेरियल था। तो इस तरह करके आपके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई। आप समझ गए होंगे, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। ये क्रुक्स ट्यूब है, क्रुक्स ट्यूब में क्या किया उन्होंने, सबसे पहले इस कांच की ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए, ये हाई वोल्टेज करंट दिया, इसके अंदर फिर एक गैस फिल की, गैस को विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम प्रेशर कम किया। देन इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि नेगेटिव आयन से पॉजिटिव आयन की तरफ रेज फ्लो हो रही है, कुछ रेज जा रही हैं, और इन्हीं रेज को उन्होंने नाम दिया कैथोड रेज, बिकॉज ये रेज आपके कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ फ्लो कर रही थी, तो इसी रेज को उन्होंने क्या नाम दिया, कैथोड रेज नाम दिया गया। ये जो रेज थी वो क्या कहलाई, कैथोड रेज। और इस एक्सपेरिमेंट को कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के नाम से भी आगे चल के जाना गया। इसके बाद उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताया, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज के बारे में बात की जाए, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की या इनके प्रॉपर्टीज की, तो इनके प्रॉपर्टीज हैं कि कैथोड रेज हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो होती है। बिकॉज जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने देखा कि कुछ रेज आपकी एनोड और कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो हो रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है, इसीलिए इनको नाम दिया उन्होंने कैथोड रेज। तो इन कैथोड रेज की जो पहली प्रॉपर्टी है वो है कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में फ्लो होती हैं। हालांकि कैथोड रेज को देखा नहीं जा सकता है, लेकिन इनके बिहेवियर को बहुत ही अच्छी तरह महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, जब ये रेज आपकी कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो हो रही थी तो इनके बिहेवियर को फील करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक मेटल का ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस कर दिया। देन ये रेज आपकी फ्लो होने लगी। जब ये रेज फ्लो होने लगी तो जब ये रेज इस मेटल पे आके टकराई तो इन्होंने आगे चल के इस मेटल की शैडो को कास्ट किया, जिससे पता लगा कि जो आपकी रेज हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो हो रही हैं और एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो हो रही हैं। इसके साथ साथ इनके बारे में और पता करने के लिए उन्होंने इस मेटल को हटाया। मेटल को हटाने के बाद मेटल के ही बने हुए एक पैडल को, यानी एक व्हील को इसमें स्टैबल किया, और उन्होंने देखा कि जैसे ही ये रेज कैथोड से जनरेट होकर एनोड की तरफ फ्लो हो रही हैं तो ये व्हील क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। यानी अब व्हील रखेंगे थोड़ी सी भी एयर चलेगी तो वो घूमेगा, सेम ऐसे इन रेज की वजह से ये व्हील भी क्या करने लगा, मूवमेंट करने लगा। इससे उन्हें पता लगा कि कैथोड रेज में मैकेनिकल इफेक्ट भी होता है। इसके साथ साथ फिर उन्होंने इस मेटल को, इस पैडल को हटा के एक मेटल की थिन स्ट्रिप रख दी, यानी कि एक मेटल की छोटी सी पत्ती रख दी। अब उस मेटल की पत्ती में क्या हुआ, ये कैथोड रेज उससे टकराई। जैसे ये कैथोड रेज उससे टकराई तो ये मेटल क्या होने लगा, हीट होने लगा। तो इससे उन्होंने बताया कि इन कैथोड रेज में हीटिंग इफेक्ट भी होता है, बिकॉज ये मेटल की स्ट्रिप को या मेटल की पत्ती को क्या कर रही थी, हीट अप कर रही थी। तो इससे उन्हें ये भी पता लगा कि कैथोड रेज के अंदर मेटेलिक हीट भी होती है। इसके साथ साथ जब ये रेज इधर से फ्लो कर रही थी तो उन्होंने यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करके देखा। तो मैग्नेटिक इफेक्ट से उन्होंने बताया कि मैग्नेटिक इफेक्ट के लगाने पे, मैग्नेटिक इफेक्ट के जनरेट होने पे ये रेज मूव हो जाती है। इन सभी ऑब्जर्वेशन की स्टडी के बाद एक कंक्लूजन निकला, और उस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग कहा यह गया कि ये जो कैथोड रेज है, जो कैथोड से जनरेट होकर एनोड की तरफ मूव कर रही हैं, इनमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और इन्हीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को नाम दिया गया आपका इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह करके आपके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जिसका क्रेडिट जाता है सर जे जे थॉमसन को, जिन्होंने 1830 के अराउंड इस डिस्कवरी को किया था।
इसके बाद हम बताएंगे आपको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की डिस्कवरी किस तरह करते हैं। प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए भी सेम क्रुक्स ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब यूज की गई थी। एक्चुअली हुआ यह था कि जब इन्होंने यानी सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी या कैथोड रेज की डिस्कवरी कर दी, तो बहुत से साइंटिस्टों का कहना यह था कि अभी तक जो हमने एटम के बारे में पढ़ा है वो ये बताया गया है कि एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। तो कहीं ना कहीं इन रेज में भी या इस डिस्चार्ज ट्यूब में भी या इस एक्सपेरिमेंट में भी कुछ ना कुछ गलती जरूर हुई है। उसी गलती को सुधारने के लिए कई सारे साइंटिस्टों ने डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट किए और इनमें जो सबसे पहला या जो सबसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया वो आपके ई गोल्डस्टीन ने किया था। ई गोल्डस्टीन का जो एक्सपेरिमेंट 36 के अराउंड हुआ था। 1836 में ई गोल्डस्टीन का कहना यह था कि अगर इस पार्टिकल में या इस एक्सपेरिमेंट में नेगेटिव चार्ज पॉसिबल है यानी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये बहुत पॉसिबल है कि इसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी चार्ज जरूर होगा। इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने दोबारा परफॉर्म किया, डिस्चार्ज ट्यूब यूज की और उन्होंने देखा कि जहां पर आपकी कैथोड रेज मूव कर रही थी कैथोड से एनोड की तरफ, उसी की अपोजिट साइड यानी बिहाइंड द कैथोड रेज कुछ रेज उसके अपोजिट जा रही थी, यानी कि ये आपकी अपोजिट जाती हुई रेज। इन रेज की उन्होंने स्टडी की और उन्होंने इन्हें पता करने की कोशिश की। इसे पता करने के लिए जिस तरह जे थॉमसन ने इधर कोटिंग की थी एक ZnS मटेरियल की जो कि अब नहीं है, उसकी कोटिंग उन्होंने पहले इधर की। उससे उनको नहीं पता लगा कि यहाँ पे कुछ है, उन्होंने इस मटेरियल को बदला। अब इस फ्लोरिसेंट मटेरियल की जगह उन्होंने फॉस्फोरिसेंट मटेरियल यूज किया। कौन सा मटेरियल यूज किया? फॉस्फोरिसेंट। ये फॉस्फोरिसेंट मटेरियल यूज किया और इसकी कोटिंग उन्होंने यहां पे कर दी इस साइड। देन उन्होंने देखा कि इन कैथोड रेज के पीछे जो और रेज बैकवर्ड में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, हालांकि उनका अमाउंट तो कैथोड रेज के कंपेयर में बहुत कम है, यानी कम रेज थी जो पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ रेज ऐसी थी जो इसके अपोजिट जाके इधर इस फॉस्फोरिसेंट मटेरियल पे जाके उन्होंने स्पार्किंग करना स्टार्ट कर दी। और इसी स्पार्किंग की बदौलत, इसी एक्सपेरिमेंट की बदौलत ई गोल्डस्टीन ने बताया कि इन्हीं कैथोड रेज के अपोजिट में जो कुछ रेज अपोजिट साइड जा रही हैं वो क्या है? इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव है। और इन्हीं रेज को नाम दिया गया या इसी डिस्कवरी को नाम दिया गया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। एक्चुअली ये रेज आपके कैथोड रेज के पीछे जस्ट पीछे यानी कैथोड रेज के जस्ट पीछे अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही थी और इनके अंदर जो पाए गए पार्टिकल्स थे वो पॉजिटिव पार्टिकल्स थे। इन्हीं पार्टिकल्स को, इन्हीं रेज को एनोड रेज के नाम से जाना गया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के नाम से जाना गया। इसके साथ साथ अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम कैथोड रेज के कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह ही हैं। इसको भी वेरीफाई किया गया सेम। इसमें इन्होंने आपका मेटल की थिन स्ट्रिप लगाई, देन वो रेज उस मेटल से टकराने के बाद उन्होंने भी हीटिंग इफेक्ट जनरेट किया। मेटल की स्ट्रिप को हटा के एक पैडल लगाया गया यानी कि व्हील लगाया गया। उस व्हील को भी इन रेज ने अपने फ्लो से मूव करना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ साथ ये रेज भी आपकी एनोड से कैथोड की तरफ स्ट्रेट डायरेक्शन में यानी स्ट्रेट तरीके से मूव कर रही थी, यानी इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आपके कैथोड रेज के कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह ही सेम है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद अगला नंबर है आपका डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में सबसे पहले तकरीबन 1932 के अराउंड चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था? एक मेटल की थिन फॉइल ली थी, ये मेटल फॉइल है जिसका नाम था बेरिलियम। इस बेरिलियम की फॉर्म पे उन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स का बम्बारमेंट कराया। जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का बम्बारमेंट कराया तो उन्होंने देखा इस बम्बारमेंट से हाईली प्रोटेक्टिंग रेज आपकी निकल रही थी। इन रेज को उन्होंने देखा कि इन रेज के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो जनरली पाया जा रहा था न्यूट्रल पार्टिकल्स का, यानी कि इन रेज के अंदर ये जो हाईली प्रोटेक्टिंग रेज हैं इनमें न्यूट्रल पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, यानी कि इन रेज में न्यूट्रल पार्टिकल पाए गए। इन पार्टिकल्स की उन्होंने फर्दर स्टडी की और स्टडी के बाद उन्होंने पाया कि इनका जो मास है वो तकरीबन 1.675 into 10 की पावर -23 केजी के अराउंड है, जो कि हाइड्रोजन एटम के इक्वल है। इसके साथ साथ हाइड्रोजन एटम पर भी कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए इन रेस को नाम दिया गया या इन पार्टिकल्स को नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स। तो ये रही आपके न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी में एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी हम समझा सकते हैं कि बेरिलियम और आप रिएक्शन कराएंगे
हीलियम, यानी कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 एंड मास नंबर 9, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर 4, देन दे गिव राइज C यानी कि कार्बन प्लस न्यूट्रॉन 6, 12, 0 एंड 1। इस केमिकल रिएक्शंस के थ्रू भी हम इस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को जनरेट या एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके बेरिलियम पे बम्बारमेंट कर रहा है अल्फा पार्टिकल्स का, हीलियम के पॉजिटिव चार्ज ये अल्फा पार्टिकल्स कहलाते हैं। देन ये क्या करेंगे, हाईली पोटेंटिंग रेस को देंगे, जिनमें आपके जो मास पाया जाएगा वो हाइड्रोजन के इक्वल होगा और इनमें कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, या इनको नाम दिया गया न्यूट्रॉन। उम्मीद करता हूं आप सभी को डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन समझ में आई होगी। इसके साथ साथ आपको एक और डिस्कवरी हम बताने जा रहे हैं। जी हाँ, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की आखिरकार डिस्कवरी कैसे हुई? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी बैकरल। हेनरी बैकरल भी यूरेनियम साल्ट की स्टडी कर रहे थे। तो हम आपको बता रहे हैं डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था हेनरी बैकरल। और हेनरी बैकरल जनरली क्या कर रहे थे, एक दिन अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जिस एक्सपेरिमेंट पे वो काम कर रहे थे वो एक्सपेरिमेंट था उनका स्टडी ऑफ यूरेनियम साल्ट। जी हाँ, वो यूरेनियम साल्ट की स्टडी कर रहे थे और उन्होंने देखा कि यूरेनियम साल्ट किस तरह करके एनर्जी को इमिट करता रहता है। एक दिन जल्दबाजी में वो यूरेनियम साल्ट और फोटोग्राफिक प्लेट को एक साथ अपने टेबल के ड्रॉवर में रख के छोड़ गए। नेक्स्ट डे जब आए तो उन्होंने देखा कि इस फोटोग्राफिक प्लेट पे यूरेनियम साल्ट के कुछ स्पॉट्स पाए गए। स्पॉट्स का मतलब जिस हिस्से में यूरेनियम साल्ट रखा था वहां पे उस फोटोग्राफिक प्लेट का हिस्सा बदल गया था। देन उन्होंने इस पे दिमाग लगाया और उन्होंने सोचा कि मेरे ड्रॉवर में कहीं से भी सनलाइट तो आ नहीं रही है, फिर ये कैसे हुआ। देन उन्होंने फर्दर इस यूरेनियम साल्ट की स्टडी की और उन्होंने बताया यूरेनियम साल्ट कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को इमिट करते रहते हैं और ऐसे सब्सटेंस या ऐसे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नाम से जाने जाते हैं। फॉर एग्जांपल थोरियम हुआ, यूरेनियम हुआ, पोलोनियम हुआ। देन उन्होंने बताया कि यूरेनियम रेडियो एक्टिविटी को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं वो सब्सटेंस जो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को इमिट करते रहते हैं, ऐसे सब्सटेंस या ऐसी प्रोसेस किस नाम से जानी जाती है? रेडियो एक्टिविटी के नाम से जानी जाती है। उम्मीद करता हूं अभी इस वीडियो में मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं आपको पसंद आए होंगे, आपको समझ आए होंगे। ऐसे ही टॉपिक्स के साथ बने रहिए, मैं कॉन्टिन्यूसली अपनी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा और कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमसे हमारे फेसबुक पेज और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। बने रहिए लिटिल प्रोफेसर थिंग्स के साथ। मैं आनंद।